हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे बीफॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी फर्स्ट 2018-19 का पेपर, जिसमें हमने सेक्शन ए को देख लिया था। 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन बी के बारे में, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, What are the various types of adulteration involved with herbal drug? Write a detailed note on physical evaluation of। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं। इसमें पहला है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व विद हर्बल ड्रग, एंड दूसरा जो है राइट ए डिटेल नोट ऑन फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व विद द हर्बल ड्रग। जो अडल्ट्रेशन है हर्बल ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो ये वाला क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हमने जब यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन उसका वीडियो अपलोड किया था फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का, उसमें हमने इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसको पहले से सॉल्व कर लिया गया है इस क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे सॉल्व करना नहीं किया जा रहा है। आप वहाँ से जाके अपने प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोडेड है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ये इस नाम से वीडियो अपलोडेड है, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका, राइट ए डिटेल नोट ऑन फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फिजिकल इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। किसी भी जो क्रूड ड्रग हैं, जो हमारे क्रूड ड्रग मतलब जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, उनका हम कैसे मूल्यांकन करें कि सही प्रेजेंट मतलब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बायोटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सही मात्रा में है कि नहीं है। उसका फिजिकल इवेल्युएशन मतलब भौतिक मूल्यांकन कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं, उसको हमें डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं फिजिकल कंटेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, विस्कोसिटी, स्वेलिंग इंडेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सपोनिस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मॉइस्चर कंटेंट आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज फॉर द ड्रग। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, जैसे मॉइस्चर कंटेंट हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो इस सबसे हम इसको पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है मॉइस्चर कंटेंट से किस प्रकार से कैसे हम इसको एलिवेट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ क्रूड ड्रग लीड्स टू इट्स डिटोरिएशन बाय एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है इसमें, जैसे क्या है कि एलोए में 10, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 10 है क्या है, वेट बाई वेट में इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, नहीं तो अफेक्ट करता है हमारे क्रूड ड्रग्स को। डिजिटल में कैसे होता है, नॉट मोर देन 5 वेट बाई वेट। ठीक है, स्टार्च में नॉट मोर देन 15। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉइस्चर कंटेंट किस प्रकार से मॉइस्चर कंटेंट से इवेलुएट हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो इसमें पैरामीटर है विस्कोसिटी। Viscosity is a parameter for standardizing liquid drugs. The viscosity of liquid paraffin should not less than 64 Penstokes at 37.8 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पैराफिन की विस्कोसिटी होती है वो 64 से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा विस्कोसिटी हो गया। अगला जो पैरामीटर है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम कि मेल्टिंग पॉइंट इज यूज टू चेक द प्योरिटी एंड लिक्विड कंटेनिंग ड्रग्स। ठीक है, तो जो इसमें मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, प्योरिटी को चेक करने के लिए, जो लिक्विड कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, जो लिक्विड टाइप के ड्रग होते हैं। जैसे इसमें क्या है कि कोलोफोनी का जो होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 72 से 85 के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में अगर नहीं है तो ड्रग हमारा यूजफुल नहीं होगा। वी वैक्स का कितना होना चाहिए, 62 से 65 के बीच में, एंड वूल फैट का कितना होना चाहिए, 34 से 44 के बीच में। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अगला जिसमें पैरामीटर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, Solubility is an important parameter to check the presence of an adulterant in the drug। मतलब कौन कौन से अडल्ट्रेंट, मतलब अडल्ट्रेशन में हमने बताया था अडल्ट्रेंट क्या है, अडल्ट्रेशन क्या है, तो सब हमारे पहले वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि इसका हाफ क्वेश्चन उसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या पता किया जाता है कि अडल्ट्रेंट कितना प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंस। जैसे कैस्टर ऑयल में क्या है कि सॉल्युबल इन 3 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, ये 3 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और कोलोफोनी क्या है कि किसमें लाइट पेट्रोलियम में सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी से इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर है ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो मेनी सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन हैविंग ए कायरल सेंटर, मतलब इसमें कायरल सेंटर होता है, जैसे डेक्स्ट्रोल लीवो, वो क्या है रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे क्लोव ऑयल का +75 डिग्री सेल्सियस टू +80 डिग्री तक इसका रोटेशन होता है। हनी का कितना होता है, +3 डिग्री टू -15 डिग्री तक होता है। तो इस प्रकार से हम ऑप्टिकल रोटेशन के आधार पर इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अगला जो पैरामीटर है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं, इट इज मेजर्ड बाय द एवे रेफ्रैक्टोमीटर, इसके रेफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स may vary with the wavelength of the
इंसिडेंट लाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर के अकॉर्डिंग लाइट के या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कर सकता है, वेरी करता है, ठीक है। जैसे कैस्टर ऑयल में क्या होता है 1.47 टू 1.52 होता है, एंड क्लोव ऑयल में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.5 टू 1.53 होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया। अगला जो पैरामीटर एस वैल्यू, एस वैल्यू क्या होता है, एस वैल्यू इज द रेजिड्यू रिमेन्ड आफ्टर द इंसिनरेशन ऑफ एनी क्रूड ड्रग। एस वैल्यू इज सर्टेन टू जज द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग, ठीक है। तो हमारा एस वैल्यू हो गया। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ये कौन सा पैरामीटर है, इसमें देख लेते हैं। इन सम केसेस द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कांट बी डिटरमाइंड बाई नॉर्मल प्रोसीजर, मतलब जब नॉर्मल प्रोसीजर के दौरान नहीं होता है तब एक्सट्रैक्टिव वैल्यू का यूज करते हैं। सो इन सच केस वाटर, अल्कोहल और ईदर सॉल्वेंट्स आर यूज टू डिटरमाइन द एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज ऑफ सच ड्रग। जैसे वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू या अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, दो प्रकार के एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारा हो गया ये एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से हो सकते थे, हमारा हो गया। तो एक क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन बी का व्हाट आर द, यहाँ पे जो डिटेल नोट ऑन फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग है वो हमारा समाप्त होता है। इसमें जो पहला पार्ट था अडल्ट्रेशन वाला, हम पिछले वीडियो में फार्माकोग्नोसी के यूनिट फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हम लिख सकते हैं द क्रूड ड्रग्स विच रीच द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लाइन हैव टू बी पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के स्टेज से इसको पास करते हैं। द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द ड्रग आर एज फॉलोज। तो इसमें कौन कौन से ड्रग, जैसे इसमें प्राइमरी फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर, दो फैक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फैक्टर इसको जो है प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राइमरी फैक्टर और दूसरा सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया, कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज, ह्यूमिडिटी, तो ये सब हो गया प्राइमरी फैक्टर में, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन भी में भी कई पार्ट्स हैं, इसको हम आगे ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें इसको ब्रीफ में लिखना है, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी फैक्टर में बेसिकली दो फैक्टर हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स हो गया, इंसेक्ट एंड मॉथ हो गया, ठीक है। तो हमारा हो गया प्राइमरी फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर। तो प्राइमरी फैक्टर में देखते हैं क्या क्या है। प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, इसमें सबसे पहला है इन्वायरमेंटल कंडीशन, यहाँ पे है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट ग्रोथ एंड ऑफ्टन द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर अफेक्टेड बाय। तो इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो किस प्रकार से अफेक्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले हो गया टेम्परेचर। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन, प्लांट से जो एक्टिव बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं, तो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। तो इससे क्या कौन को कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन में पहला फैक्टर हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, इट इज अ क्रूशियल फैक्टर ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ मेटाबॉलिज्म एंड टू गेट द यील्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जैसे एक्सट्रीमली हाई एज वेल एज द लो टेम्परेचर डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब भी इसको अफेक्ट करेगा और ज़्यादा कम होगा तब भी एक निश्चित मात्रा में इसको तापमान की आवश्यकता होती है किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अफेक्ट करता है। जैसे इसमें क्या होगा, सैफरन ग्रोज इन द कोल्ड क्लाइमेट। सैफरन मतलब केसर होता है, वो कहाँ पे ग्रो करता है, कोल्ड क्लाइमेट पे, और जो पैराथ्रम होता है वो कहाँ पे, ड्राई वेदर में ग्रो करता है, ठीक है। तो हमारा हो गया टेम्परेचर। प्राइमरी फैक्टर में जो हम लोग देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन देख रहे थे, उसमें हमने देखा टेम्परेचर। अगला जो है लाइट किस प्रकार से इफेक्ट करता है, प्रकाश। फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट विल इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा, फ्लोइंग ईटीसी। मतलब क्या होता है कि ये हमारे लाइफ साइकिल को बहुत ही अच्छे, मतलब अगर हम लाइफ साइकिल चलाना है हमारे किसी भी प्लांट्स का, तो ये लाइट जो है प्रकाश बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स होता है। क्योंकि ये कौन कौन से क्रिया कराता है हमारे पादप में पौधों में, जैसे ये प्रकाश संश्लेषण हो गया यानी फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सब जो है प्रकाश के द्वारा ही होता है, लाइट के द्वारा ही होता है। तो हमारा ये हमें अफेक्ट कर सकता है, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ में, ठीक है। अगला जो इसमें है ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट में इसमें जो है क्लाइमेट या एनवायरमेंटल कंडीशन में अगला जो फैक्टर है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसे कहते हैं हिंदी में, ये किस प्रकार से अफेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो अफेक्ट द प्लांट कल्टिवेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रेनफॉल तो सभी बारिश जानते हैं, बारिश के प्रकार से, जैसे कि फसलों को उगाते हैं, बारिश कितना आवश्यक होता है कि पानी, किसी भी पेड़ पौधे के लिए पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो रेनफॉल कोई किसी ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी कम, तो एनवायरमेंटल फैक्टर में ये आ जाता है रेनफॉल, ठीक है। तो किसी भी मेडिसिनल प्लांट में भी वैसे आवश्यकता होती है। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेनफॉल इज रिक्वायर्ड इन प्रॉपर मेजरमेंट।
द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सॉइल्स रेन वाटर, ठीक है, जो ज़्यादा मेन सोर्स होता है हमारे वाटर का वो रेन वाटर, बारिश का पानी होता है। बाकी और हम ज़मीन से भी निकालते हैं वाटर, उसको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो सबसे मेन सोर्स होता है वो रेनफॉल यानी बारिश होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मिनरल्स जो हमारे सॉइल में, मिट्टी में पाए जाते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ में, और पेड़ पौधे की तरह, प्लांट्स की तरह वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, शोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे हमारे प्लांट्स का जो है विकास होता है, इससे ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हमारा हो गया इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगला जो फैक्टर है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन किस प्रकार से अफेक्ट करता है। इन कल्टीवेशन फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें भी जैसे सॉइल हो गया, सॉइल किस प्रकार से अफेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट वाटर एंड एसेंशियल फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। मतलब सॉइल मेन सॉइल में ही हम उगाते हैं, तो सॉइल क्या प्रदान करता है, मिट्टी क्या प्रदान करती है, एसेंशियल फूड्स जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के डेवलपमेंट में आवश्यक होते हैं, उसको हमारा प्रदान कराता है, ठीक है। तो हमारा सॉइल हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। इन दिस फिजिकल प्रॉपर्टी पार्टिकल साइज पर डिपेंड, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, यानी पार्टिकल साइज के प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। इसमें जो कल्टीवेशन सॉइल में यानी मिट्टी में केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, तो इसमें ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट किसे कहते हैं, जो मिट्टी के सबसे ऊपरी लेयर होती है, इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये वो किस प्रकार से कैसे वर्क करता है, तो ये भी हमारे अफेक्ट करता है। माइक्रोबायोलॉजिकल में माइक्रोब्स किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा कल्टीवेशन में हो गया सॉइल, ये किस प्रकार से अफेक्ट करता है हमारे प्लांट्स ग्रोथ को। अगला जो मेथड है कलेक्शन, ये किस प्रकार से अफेक्ट करता है। द season at which each drug is collected is usually a matter of considerable importance, as the amount and sometimes the nature of the active constituent is not constant throughout year। तो हमारा कलेक्शन हो गया। अगला जो फैक्टर है ड्राइंग, ड्राइंग किस प्रकार से अफेक्ट करता है। इफ enzymatic action is desired, slow drying at moderate temperature is necessary, and if enzymatic action is not desired, drying should take place as soon as possible after collection। अगला जो है फैक्टर स्टोरेज, स्टोरेज में क्या है, except in few cases such as cascara bark, long storage is often not be recommended। ज़्यादा लॉन्ग स्टोरेज है वो नहीं रिकमेंड किया जाता है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑन ह्यूमिडिटी एंड सब्सिक्वेंट वाटर कंडेंसेशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स मस्ट बी कंसिडर्ड इन द ड्रग स्टोरेज। तो हमारे जो प्राइमरी फैक्टर था उसमें हमने 4-5 फैक्टर देख लिए, उसके भी पार्ट्स देख लिए। अगला जो सेकेंडरी फैक्टर क्या कहता है, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है हमारे प्लांट्स ग्रोथ को। तो इसमें सबसे पहला बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। ये क्या होता है, ड्राइड हर्ब्स आर पर्टिकुलरली liable to contamination with the spore of the bacteria and molds which are always present in the air. However, the growth of bacteria is accompanied by the mold whose presence can be quickly characterized। मतलब इसका प्रेजेंस भी आवश्यक होता है, कभी कभी नुकसान भी करते हैं, कभी कभी फायदा भी करते हैं। तो हमारा हो गया बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। इंसेक्ट एंड मोथ में क्या है, ए फ्यू स्पीसीज ऑफ लेपिडोप्टेरा अटैक द स्टोर ड्रग एंड कॉज द डैमेज एट द लेवल स्टेज, ठीक है। लार्जर स्केल पे क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं। द मोथ में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन 20-30 माइक्रोमीटर लेंथ विद वाइट एग यूनिक। तो हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या था कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें बचता है सेक्शन बी का, व्हाट आर द वेरियस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो कौन कौन से न्यूट्रिशन आवश्यक होते हैं उसको हमें देखना है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं टू मेंटेन द वाइटल फंक्शन ऑफ कल्चर द कल्चर मीडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट दे आर फॉलोज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। इसमें जो 5 जो है न्यूट्रिशनल, मेन न्यूट्रिशनल पाए जाते हैं, रिक्वायरमेंट होता है उसका, जिससे कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूट्रिशनल हैं, जैसे इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक में 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। और दूसरा जो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें भी 3 प्रकार के हो गए, जैसे विटामिन हो गया, कार्बन हो गया, एनर्जी सोर्सेस भी सब कह सकते हैं, या फिर ग्रोथ रेगुलेटरी या प्लांट हार्मोन्स जिसे कहते हैं, ये हो गया, ऑर्गेनिक में हो गया। अगला इसमें सोलिडिफाइंग एजेंट होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, पीएच होता है। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो। तो इसमें क्या है, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड 6 मेजर एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये 6 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में होते हैं, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द लार्ज अमाउंट ऑफ एज स्टॉक सोल्यूशन
फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा जो इसमें है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं या फिर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। दीज एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन द ट्रेस और एनी वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो है पहले मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, आयोडीन, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो पहला हमने देखा इनऑर्गेनिक में हमने देखा माइक्रो एंड मैक्रो। अब देखते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें विटामिन है। विटामिन कौन कौन से, थायमिन हो गया, पायरिडॉक्सिन हो गया, निकोटिनिक एसिड हो गया, कैल्शियम फिर थ्रिएट हो गया। जैसे विटामिन B1, B6, B3 एंड विटामिन B5। तो हमारा हो गया विटामिन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में पहला जो विटामिन में कौन कौन से हो गया, B1 हो गया, B6 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया। इसका केमिकल नाम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगले इसमें कार्बन या एनर्जी सोर्स, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सब शुगर हो गए, गैलेक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, सार्बिटोल, ये सब हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। अगला जो इसमें है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स। द ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स आर द रिक्वायर्ड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेल, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइन, काइनेटिन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, प्रमोट करते हैं सेल्स ग्रोथ को, ठीक है, प्लांट्स में। तो हमारा हो गया ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक देख लिया, ऑर्गेनिक देख लिया। अब आता है सॉलिडिफाइंग एजेंट टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन सप्लाई एंड सपोर्ट the culture growth solid media are generally preferred to the liquid cultures. For these purpose substance with strong gelling capacity added into the liquid media, ठीक है। तो हमारा solidifying agent हो गया। जैसे इसका एग्जांपल है अगर हो गया, एल्गिनेट हो गया, जिलेटिन हो गया, हाइड्रोक्सिथिल सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च एंड सिलिका जेल हो गया। अगला जो न्यूट्रिएंट्स एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया। फिर इसमें पीएच आता है। पीएच में क्या है, जैसे पीएच ऑफ न्यूट्रिशनल मीडिया इज जनरली एडजस्टेड बिटवीन 5 to 6। तो इसमें पीएच कहाँ पे हम सेट करते हैं, 5 से 6 सेट करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है सेक्शन बी का। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन बी के बारे में देख लिया। अगले वीडियो में हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जिससे 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जो है सब्जेक्ट के 2018-19 का सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। 19-20 के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड हमारे चैनल पे, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या सर्च करके देख सकते हैं फार्मा साइन पे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।